बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13, सब्जेक्ट है जी स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन। और आज हम मेजर ऑफ लोकेशन की जो डेफिनेशंस थी, इससे पिछले लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स पर हमने मुश्तमिल लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12, इसमें अर्थमेटिक मीन, एवरेज और तमाम डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन तक हमने पढ़ ली हैं। आज से ऑनवर्ड जो हमारे लेक्चर्स चलेंगे वो न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल होंगे। न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा जो अब तक आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी वो चेंज हो गए, अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिहाजा आप सब बच्चे अपने पास कॉपी, पेंसिल, कैलकुलेटर, पेन वगैरह रखें और साथ साथ नोट करें। पहले तो ये था कि पहले सुन लें और उसके बाद उसे नोट कर लें, अब साथ साथ नोट करना है आपने। आज हम, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने किताब मिराजुद्दीन मिर्ज़ा, राइटर का नाम है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, को फॉलो करना है, जो कारवान पब्लिश की गई बुक है। उसका क्वेश्चन नंबर 3.2 का बी पार्ट लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। आज हम 3.3 का बी पार्ट, द फॉलोइंग टेबल, आपके सामने लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव द मार्क्स ऑब्टेन बाय द बैच ऑफ द कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सवाल ये है कि आपके पास ये सवाल गिवन है, आपने यहाँ मालूम क्या करना है? मालूम आपने करना है जी, इन विच सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से इज द लेवल ऑफ नॉलेज हाईएस्ट, इनमें से किसका नॉलेज हाईएस्ट है? इन विच सब्जेक्ट इज द लेवल ऑफ नॉलेज हाईएस्ट। सवाल है जी आपके पास कि 5 स्टूडेंट हैं हमारे पास और 5 स्टूडेंट्स ने अपने सब्जेक्ट्स में इस तरह मार्क्स लिए। स्टूडेंट नंबर 1 हिस्ट्री में मार्क्स हैं 41, स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स हैं 46 और इकोनॉमिक्स में मार्क्स हैं 50। इसी तरह स्टूडेंट नंबर 3 के मार्क्स यहाँ लिख दिए गए हैं, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4 और स्टूडेंट नंबर 5। अब इन स्टूडेंट्स के मार्क्स से हमने क्या फाइंड करना है कि इन स्टूडेंट्स के मार्क्स में से आपने ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसका नॉलेज इस क्लास में हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा है। वो कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि हमने एवरेज अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करना है, तो हम हिस्ट्री की एवरेज मालूम करेंगे, स्टैटिस्टिक्स की भी और इकोनॉमिक्स की भी। तीनों की जब हम एवरेज मालूम कर लेंगे तो देखेंगे कि इनमें से किसकी एवरेज हाईएस्ट है। जिसकी एवरेज हाईएस्ट होगी उसी सब्जेक्ट का नॉलेज भी क्लास में हाईएस्ट होगा। अब एवरेज कैसे मालूम करते हैं? नंबर 1, हमने क्या करना है? मीन मालूम करना है। मीन किसका? मीन ऑफ हिस्ट्री। मीन ऑफ हिस्ट्री मालूम करने के लिए हम यहाँ पे एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं मीन को, और यहाँ पे एच लिख देते हैं, एच फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री का मीन, या हमने हेडिंग दी हुई है तो यहाँ पे हम एच ना भी लिखें तब भी ठीक होगा। अब यहाँ पे इसका फार्मूला, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने ये सीखा कि ये समीशन होता है, समीशन एक्स। अब ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिस्ट्री को। हिस्ट्री को एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स का क्या मतलब होता है? ये समीशन हिस्ट्री की तमाम वैल्यूज़ को सम कर लिया जाए। अब यहाँ पे देखें, हिस्ट्री की वैल्यूज़ नंबर 41, 35, 38, 37 एंड 30, इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 178। 178 समीशन ऑफ एक्स, यानी कि हिस्ट्री का समीशन कितना है? 178। और डिवाइड किस पे करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, कि ये 178 कितनी वैल्यूज़ का टोटल है। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ का टोटल है जी? 178, 1, 2, 3, 4 एंड 5।
n इज इक्वल टू 5, 178 ओवर 5 अगर हम करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 35.6। हमारे पास हिस्ट्री का मीन या हिस्ट्री की एवरेज 35.6 आ गई। नंबर 2 हमने क्या करना है, सेम एज इट इज स्टैटिस्टिक्स की एवरेज मालूम करनी है। स्टैटिस्टिक्स की एवरेज कैसे मालूम करेंगे, यहां पे लिखते हैं मीन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मीन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैसे मालूम करेंगे, मीन का फार्मूला हम सपोज करते हैं कि x बार ही कर लेते हैं और x बार इज इक्वल टू फार्मूला वही रहेगा समीशन x ओवर n। अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब x रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज को, तो समीशन x क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स का सम। स्टैटिस्टिक्स का सम आ जाएगा आपके पास 223, 46 प्लस 50 प्लस 39 प्लस 50 एंड प्लस 38, सम आपके पास आ गया 223। यहाँ पे समीशन x क्या है जी आपके पास 223 डिवाइडिंग बाय n, वापस यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज थी, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44.6। और इसी तरह लास्ट में हमने क्या करना है, मीन ऑफ इकोनॉमिक्स। मीन ऑफ इकोनॉमिक्स अगर हम मालूम करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हम यहाँ पे लिखेंगे x बार और समीशन x ओवर n। अब ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इकोनॉमिक्स को। अब इकोनॉमिक्स की वैल्यूज हमारे पास x आ जाएंगी। x की यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं, इन 5 वैल्यूज का जब हम सम अप करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 45.6, सॉरी यहाँ पर इसका सम आएगा 228। यहाँ पे जब आप क्या करेंगे 228 को डिवाइड करेंगे 5 पे। 5 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 228 कितनी वैल्यूज का टोटल है जी, 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज का टोटल। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45.6। जब ये आंसर आ जाएंगे आपके पास तो आपने ये देखना है कि आपके पास किस की एवरेज या किस का मीन हाईएस्ट है, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि इनमें से किस सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, लेवल ऑफ नॉलेज वो है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट मालूम करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने देखना है हिस्ट्री का मीन 35.6, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स का मीन वो है 44.6 और इसी तरह हमारे पास इकोनॉमिक्स का मीन है 45.6। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि किसका मीन हाईएस्ट है, इकोनॉमिक्स का, तो आंसर क्या होगा, द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज द लेवल ऑफ नॉलेज हाईएस्ट। यहाँ पे आप नीचे स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट जो है द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स is the level of knowledge is highest। लो जी, इस एग्जाम्पल से या इस क्वेश्चन से हमें पता चला कि एवरेज ऐसी चीज़ है जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किसका लेवल ऑफ नॉलेज या किस की वैल्यू जो है एवरेज की वो हाईएस्ट है या स्मॉलेस्ट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मज़ीद करते हैं जनाब, वो है, अच्छा ये स्टूडेंट्स ये सुन लें कि यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनके कुछ पार्ट्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जैसे अभी हमने इसी क्वेश्चन का 3.3 का बी पार्ट किया है, ए पार्ट नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि वो है डेफिनेशन, और डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। जिन बच्चों के पास किताब मौजूद है वो किताब में देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि वो डेफिनेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 3.3 का ए पार्ट, जो मेरे पास बुक है उसमें लिखा हुआ है द एवरेज चार्जेस पेड
देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। द एवरेज चार्ज पेड बाय 12 residents in a particular area for the electricity consumed is rupees 93.50। आप इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, समझें। ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है? द एवरेज, यानी एवरेज का मतलब है कि मीन ऑलरेडी मौजूद है। किसका मीन मौजूद है? 12 रेजिडेंट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें 12 रेजिडेंट्स हैं और उन 12 रेजिडेंट्स ने जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की या बिजली का बिल, आसान अल्फाज में हम ये कह लेते हैं कि जो उनके बिजली का बिल जमा करवाया, उनकी एवरेज वो कितनी है? 93.50। 93.50। अब वो ये कह रहा है कि इफ़ 11 ऑफ द रेजिडेंट्स पेड, इन 12 में से 11 लोगों ने कितना पे किया? पहले पर्सन ने 110 रुपये बिल है, दूसरे जो रेजिडेंट्स है उसका 90 रुपीज़ है, तीसरा जो है वो हमारे पास है 68। इसी तरह चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा 95 और फिर 118, 85, 78, 87, 120, इसी तरह 82 एंड 75। ये हमारे पास बिल है। हाउस नंबर 1 110, हाउस नंबर 2 90, हाउस नंबर 3 68, फिर 95, 118, 85, इसी तरह 78, 87, 120, 82 एंड 75। ये कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 वैल्यूज़ उसने दे दी कि हमारे पास जो वो 12 घर थे, उन 12 घरों में से 11 घरों ने इस तरतीब से अपना बिल पे किया। हमें 12वें घर का बिल नहीं मालूम, लेकिन हमें क्या मालूम है? वो जो 12वीं वैल्यू है, यहाँ पे सपोज करते हैं यहाँ पे एक वैल्यू है 12वीं वैल्यू, वो 12वीं वैल्यू हमें नहीं मालूम। सवाल ये है कि व्हाट अमाउंट वॉज पेड बाय द 12th रेजिडेंस। क्वेश्चन हमारे पास ये है जनाब कि क्या अमाउंट होगी? व्हाट अमाउंट वॉज पेड बाय द 12th रेजिडेंट। मेरा ख्याल है कि बच्चों को इस सवाल की समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास सवाल में 12 घर हैं, उन 12 घरों ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया और उन 12 घरों की एवरेज, 12 घरों की एवरेज क्या आई? 93.50। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो हमें गिवन है, जो हमें मालूम है, मीन ऑफ 12 रेजिडेंट्स इज इक्वल टू 93.50। 93.50 हमारे पास 12th रेजिडेंट्स का मीन है और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार इज इक्वल टू
93.50। एक्स बार का फार्मूला क्या था जनाब? एक्स बार का फार्मूला था समीशन एक्स ओवर एन इज इक्वल टू 93.50। 12 घरों का जो मीन है, जो एवरेज है, वो है 93.50। मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार इज इक्वल टू 93.50। एक्स बार का फार्मूला था समीशन एक्स ओवर एन। अब यहां पे समीशन एक्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वीं वैल्यू, इन 12 वैल्यूज का सम वो यहां पे रखा और डिवाइड 12 पे किया क्योंकि 12 रेजिडेंस है। अब ये वैल्यू मौजूद होती तो हम इन 12 वैल्यूज का सम यहां पे लिख सकते थे। ये सम हम मालूम इस फार्मूले से करेंगे। n हमारे पास है जी 12, n की जगह पे हम 12 लिख देते हैं। समीशन x ओवर 12 इज इक्वल टू 93.50। ये 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समीशन x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 93.50। जब हम समीशन x इज इक्वल टू इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1112। अब ये क्या हुआ? 1112 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस। ये 12 ऑब्जर्वेशन का सम है 1112। इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 वैल्यूज साथ ये जो अननोन वैल्यू है इसको भी साथ मिला लें और ये टोटल 12 वैल्यूज का सम कितना आ जाएगा हमारे पास? 1122। 12 वैल्यूज का सम तो हमारे पास 1122 आ गया। अब हमें 12वीं वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरा ख्याल है बहुत से बच्चों को ये मालूम हो चुका होगा कि अगर 12 वैल्यूज का सम मौजूद हो और 11 वैल्यूज हमारे पास गिवन हो। अब सम ऑफ 11 वैल्यूज देखते हैं। सम ऑफ 11 वैल्यूज, ये जो 11 वैल्यूज हैं, इन 11 वैल्यूज का सम करेंगे। 110 प्लस 90 प्लस 68 प्लस 95 प्लस 118 प्लस 85 प्लस 78 प्लस 87 प्लस 120 प्लस 82 और प्लस 75। इन सब वैल्यूज को जब आप सम अप करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 1008 सम आ जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे सम ऑफ 11 वैल्यूज इज इक्वल टू 1008। अब जब 12 वैल्यूज का सम हमारे पास 1122 है और 11 वैल्यूज का सम ये है तो हम 12th वैल्यू या अमाउंट ऑफ 12th रेजिडेंस बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? 12th वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? सम ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, जैसा कि 1122 माइनस 1008। जो 12 वैल्यूज का सम था यहां से लेके यहां तक 12 वैल्यूज का सम 1122 था और यहां से यहां तक यानी कि 11 वैल्यूज का सम 1008 है। जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 114। तो 12th वैल्यू या जो हमारे पास अमाउंट थी किसकी? 12th रेजिडेंट की अमाउंट जो उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया वो क्या था? 114। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे किया है न्यूमेरिकल, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं जनाब, और आगे चलते हुए हम एक क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, ये मेरे पास जो किताब थी ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट वो था द एवरेज चार्ज पेड 12 रेजिडेंट्स, ये तमाम क्वेश्चन। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
और उसका बी पार्ट। अगर आप लोगों के पास किताब है, आप अपनी किताब को देखें, ये क्वेश्चन आपको आपकी एक्सरसाइज में मिलेगा चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन में। और अगर किताब नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, किताब आप परचेज कर लें, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं ये क्वेश्चंस आपको नोट करवाऊं, खुद क्वेश्चन लिख कर। इसी तरह इसका बी पार्ट अगर हम देखते हैं, और वो है आपके पास बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द मीन ऑफ 10 numbers, 10 numbers is 8। हमारे पास 10 नंबर हैं और उनका मीन 8 है। इफ द 11th number, if the 11th number is now, if an 11 number is add in 10 numbers, एक नंबर हम उन 10 नंबरों में ऐड करते हैं। if the 11th number is now included, if the 11th number is now included, the mean become 9. What is the value of 11th number? What is the value of 11th? कुछ उसी तरह का सवाल है जो अभी हमने 12 रेजिडेंट्स वाला किया, लेकिन इसमें क्या है, आपके पास थोड़ा सा चेंज किया गया है, और वो है इस तरह कि आपके पास 10 नंबरों का मीन दे दिया गया है। मीन ऑफ 10 नंबर्स, मीन ऑफ 10 नंबर इज इक्वल टू 8। उसी तरह मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, x बार इज इक्वल टू 8। लेकिन ये 8 कितनी वैल्यूज का है, वो 10 वैल्यूज का है, 10 नंबर्स का है। यहां पे इसका फार्मूला क्या होता है जी, समीशन x ओवर n इज इक्वल टू 8। यहां पे लिखेंगे समीशन x इज इक्वल टू 8 ओवर n हमारे पास है जी 10 वैल्यूज। समीशन x इज इक्वल टू 8 इंटू 10 यहाँ डिवाइड था, दूसरी तरफ जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समीशन x इज इक्वल टू 80। ये 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समीशन x को, लेकिन कितनी वैल्यूज का सम, 10 वैल्यूज का सम। यहां पे लिखेंगे सम ऑफ 10 नंबर इज इक्वल टू 80। बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं इफ द 11th नंबर इज नाउ इंक्लूडेड, यानी कि इन 10 नंबरों में एक नंबर इंक्लूड किया। अब हमारे पास कितने नंबर हो गए, 11। 11th नंबर इंक्लूड करने से, यानी कि एक नंबर इंक्लूड किया तो हमारे पास 11th नंबर हो गया। अब मीन कितना हुआ, मीन 9 आ गया। मीन ऑफ 11 नंबर इज 9। दोबारा से यही काम यहां पे भी हम देखेंगे। मीन क्योंकि हमारे पास x बार होता है, x बार इज इक्वल टू 9। x बार का फार्मूला क्या है, समीशन x ओवर n इज इक्वल टू 9। n कितना है हमारे पास, 11 नंबर्स,
तो यहाँ पे लिखेंगे समीशन x ओवर 11 इज इक्वल टू 9। ऐसे ही देखते हैं समीशन x इज इक्वल टू 9 इंटू 11। क्या हुआ, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं समीशन x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 99 आ गया। ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ 11 वैल्यूज या 11 नंबर्स, क्योंकि हम नंबर्स लिख रहे हैं तो सम ऑफ 11 नंबर्स इज इक्वल टू 99। हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है 10 वैल्यूज का मीन वो है 8, 10 वैल्यूज का जो मीन है वो 8 है, और 11th नंबर उसमें ऐड करने के बाद यानी कि 11 वैल्यूज हो गई, और 11 वैल्यूज का मीन हमारे पास क्या आ गया 99। जैसा कि 11 वैल्यूज का मीन हमारे पास 9 है। और इसी तरह जब हमने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सम ऑफ 10 वैल्यूज वो 80 आ गई, और 99 सम ऑफ 11 वैल्यूज। 99 से हमने क्या करना है, 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास द वैल्यू, क्योंकि हमने मालूम करना है 11th वैल्यू, वैल्यू कैसे मालूम होगा, 99 माइनस 80, 99 से माइनस 80 करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा, और 19 इज द वैल्यू ऑफ 11th वैल्यू जो है वो हमारे पास 19 है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। इसमें भी हमने 11वीं वैल्यू मालूम करनी थी, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 12th वैल्यू मालूम करनी थी। सवाल तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उस सवाल में हमारे पास क्या था, 11 वैल्यूज गिवन थी। यहाँ पर क्या है, दोनों के मीन गिवन है। जब दोनों के मीन गिवन हो तो हम इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और उसका बी पार्ट, और वो सिंपल है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। एक जो कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एक न्यूमेरिकल, और जो आज हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स किए, ये तमाम न्यूमेरिकल्स थे अनग्रुप डेटा से। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रुप डेटा के। अब ग्रुप डेटा को अर्थमेटिक मीन कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम सीखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनाब क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट। जो उसका ए पार्ट है वो डेफिनेशन है कि अर्थमेटिक मीन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे जाएं, वो आपको बुक में मिलेंगे वो याद करने के लिए। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन फॉर फॉलोइंग डेटा। जो नीचे डेटा दिया गया है उस डेटा का अर्थमेटिक मीन मालूम करें। और डेटा आपके पास ग्रुप की शेप में दिया हुआ है, और हमारे पास क्लासेस गिवन है, और क्लासेस में 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40 और 41 to 45। साथ इसके फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये ग्रुप डेटा है। जब हमारे पास क्लासेस अरेंज कर
उसकी क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट्स बनाएं और साथ फ्रीक्वेंसी यानी टैली करके फ्रीक्वेंसी कर ली जाए, तो ये ग्रुप डेटा कहलाता है। और यहाँ पे हमारे पास है जी 7, फिर 10, फिर 16, 32, 24, 18, 10, 5 और 1। इसमें हमने मालूम करना है जी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन फॉर कैलकुलेट ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और ये डेटा हमारे पास ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा की पहचान फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 7, 10, 16, 32, 24, 18, 10, 5 और 1। अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए यहाँ पर अर्थमेटिक मीन इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। एक्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक्स बार हम इसे पढ़ते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अर्थमेटिक मीन। और इसका फार्मूला आपने पहले तो पढ़ा था, समेशन एक्स ओवर एन, ये था अनग्रुप डेटा। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था नेचर ऑफ डेटा, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा के 3 फार्मूले, सेम एज इट इज ग्रुप डेटा के भी 3 फार्मूले। यहाँ पे जब ये ग्रुप डेटा होगा तो यहाँ पे इजाफा होगा समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स ओवर एन, या फिर एन लिख लें, या हमने लिखा था समीशन एफ। क्योंकि बाज़ औक़ात एन लिखते हुए बच्चे ये गलती करते हैं कि एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे काउंट कर लेंगे, लेकिन ग्रुप डेटा में एन किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी के टोटल को। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे समीशन एफ मालूम करना है। ये तो बहुत आसान है, एफ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और इसका यहाँ पे इसका सिंपल सम कर लें तो ये समीशन एफ होगा। ये क्या होगा जी? समीशन एफ। अगर समीशन एफ आपको चाहिए ये, तो समीशन एफ फ्रीक्वेंसी के टोटल को कहते हैं। इसी तरह अब हमें ऊपर समीशन एफ एक्स। अब क्योंकि आप लोग पहली मर्तबा इस चीज़ को देख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि समीशन एफ जो ये वाला आए उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं। पहले क्या करें? एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका सम करेंगे। अब f तो हमारे पास मौजूद है, x कैसे मालूम करेंगे? x इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं जनाब? x मिड पॉइंट 1 + 5, 1 + 5 ओवर 2, तो ये हमारे पास x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू 6 + 10 ओवर 2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 11 + 15 ओवर 2। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं 16 + 20 ओवर 2, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 21 + 25 ओवर 2। और फिर इसी तरह आपने x इस क्लास का मालूम करना है 26 + 30 ओवर 2, और फिर यहाँ पे 31 + 35 ओवर 2, और ये सेकंड लास्ट क्लास है 36 + 40 ओवर 2, और ये लास्ट क्लास होगी आपके पास जी। इसका सम कैसे मालूम करेंगे? 41 + 45 डिवाइडिंग बाय 2। अब ये जो आपके पास आंसर आएंगे इनको कहते हैं मिड पॉइंट, इनको कहते हैं मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट आपके x कहलाएंगे। आपने देखा 5 + 1 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह 6 + 10, ये आ गया 16। अब 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरह 11 + 15 और डिवाइडिंग बाय 2, यहाँ पे 13, यहाँ पे 18, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 28। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 33 और
38 और यहाँ पे 43। ये आपके पास x आ गया। अब आपने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, f के साथ। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास f है, ये हमारे पास x है। 7 3s जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे f(x), 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21। इसी तरह 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। 16 मल्टीप्लाई बाय 13, 208, 275, 5 5 2 5 0 4 3 3 0 193 और लास्ट में 43 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 43 और इन सब का सम कर लेंगे। इन सब का सम क्या कहलाएगा, क्योंकि ये f(x) है, ऊपर देखें f(x) इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है और इनका सम कहलाएगा समीशन f(x). समीशन f(x) जब आप इनका सम अप करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2504। और फाइनली आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। 2504 और डिवाइडिंग बाय समीशन f। समीशन f आपने यहाँ से 7 से लेके 7 + 10 और सो ऑन, इस पूरे कॉलम को जब आपने सम अप किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 123। तो समीशन f आपके पास आ गया 123। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये 2504 को डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर 123 पर, तो 20.35772 ये आपका आंसर है। आज का लेक्चर स्टैटिस्टिक्स जो हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे। हमने चैप्टर नंबर 3 कारवान पब्लिशर की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज, अगर आप ये देख सकते हैं तो ये एक्सरसाइज का पहला पेज है। ये पहले पेज पर मौजूद तकरीबन तमाम न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं और इसके साथ दूसरे पेज पर जो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है वो भी हमने कर लिया है। किताब क्योंकि मैं बार बार बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने शायद बग़ैर पूछे टेक्स्ट बुक परचेज़ कर ली हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स बहुत कम हैं, प्रैक्टिस बहुत कम है और यहाँ पर हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जब हम सीखेंगे, हर तरह के सवाल को सीखेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चंस की तादाद ज़्यादा है, इस बुक में एक्सरसाइज के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस MCQs भी मौजूद हैं जो कि टेक्स्ट बुक में मौजूद नहीं हैं। इसलिए मैं आप बच्चों को बार बार इस बात की तलकीन कर रहा हूँ कि कारवान पब्लिशर की किताब से हम यहाँ पे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। आप सब बच्चे कारवान पब्लिशर की डॉक्टर मिराजुद्दीन मिर्ज़ा उनके राइटर्स हैं और बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इस किताब को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे एक्सरसाइजेस किया करेंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का ए पार्ट ऑलरेडी पहले किया हुआ था, 3.3 का बी पार्ट, 3.4 का ए और बी और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, यानी कि हमारे पहले 5 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। इन 5 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर से गो थ्रू करने के बाद आप खुद एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को लें और उनको सॉल्व करके अपना सरमाया बनाएं। जो आपके नोट्स अपने हाथों से बने होंगे वो आपका सरमाया होंगे और वो सरमाया आपको कामयाबियों के आखिरी दहाने तक लेके जाएंगे और वो सरमाया आपके पास ऐसा होगा कि उस सरमाए की वजह से कामयाबियां आकर आपके पांव चूमेंगी। लिहाजा बात आखिर में वही कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे रब ने कहा कि हमने इंसान को कलम से सिखाया लिखना। जब तक आप कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बॉल पॉइंट और पेन को यूज़ नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, इल्म नहीं आएगा। सुनने से इल्म नहीं आएगा। सुनने के बाद दूसरा काम है लिखना,
यानी प्रैक्टिस करना। जैसे मेरे शुरू के लेक्चर्स में बच्चों को बताया था कि कामयाबी का फार्मूला क्या है। कामयाबी का फार्मूला अंडरस्टैंडिंग, कि मेरी बात को सुनो समझो, अंडरस्टैंडिंग हो गई, प्लस प्रैक्टिस, तो उसको प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है न्यू न्यूमेरिकल्स के साथ।